कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड टू दी ह्यूमन रिसोर्सेज। उसी में हमने काफ़ी मतलब चैप्टर क्लियर कर लिया था। उसमें एक चीज़ हैगी है अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ऑफिशियल पोजीशन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब्यूज़ होता क्या है। पेज नंबर आपके पास है 139। अब्यूज़ का मीनिंग होता है कि जब किसी बंदे के पास पावर होती है, जब कोई भी उसको ऐसा लगता है कि अथॉरिटी उसको मिली हुई है, जब कोई जिम्मेवारी मिली हुई है, जब उसका बंदा मिस यूज़ करता है, उस चीज़ को बोलते हैं अब्यूज़। मान लो मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, आपको कंपनी में मैनेजर बना दिया, आप बोलोगे जो कुछ चाहोगे, जो भी मर्जी करो, जिस मर्जी बंदे को तंग करोगे, जो आपका दिल कहता है वो करोगे, उस चीज़ को बोलते हैं अब्यूज़। फिर उन्होंने बोला कि अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ऑफिशियल पोजीशन, दोनों में कई बार पावर का मीनिंग हो गया, आप मार्केट में हो, जब मान लो कंपनी में काम कर रहे हो, आपको लीडर बना दिया, आप सभी वर्कर को हैरासमेंट कर रहे हो, किसी बंदे को मार रहे हो, किसी को छोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो उसके बाद आता अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। ऑफिशियल पोजीशन मान लो आपको कंपनी में मैनेजर रखा गया। मैनेजर का मीनिंग क्या होता है कि मैंने काम को मैनेज करना, बल्कि ये नहीं होता कि जो कुछ मर्जी करना। आपने एक रूल बना दिया, किसी को पूछा नहीं, बनाया नहीं, कुछ नहीं किया, अपने मर्जी से कुछ भी बनाते चले गए। इस चीज़ को बोलते हैं अब्यूज़ ऑफ पावर एंड ऑफिशियल पोजीशन। इन लिखा भी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखे हैं। सबसे पहले कैरेक्टर हैव ए सेल्फ सर्विंग मोटिव द अदर पर्सन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टीज। इसका बेनिफिट क्या तब हो सकता है अगर आपका अपना इसमें कुछ मोटिव हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो और लोग भी आपके साथ जुड़े हों, फिर तो ठीक है, आपके पास ये पावर है तो हो सकती है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, फिर ये गलत हो जाता है। हैव ए सेल्फ सर्विंग, उसके बाद उन्होंने जो प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स लिबर्टीज एंड नेशनल इंटरेस्ट, हमेशा सब लोगों के लिए, हर एक बंदे के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी केयर करने के लिए दिए जाते हैं। ये आपको जो पावर, जो ऑफिशियल पोजीशन दी गई है, हर एक बंदे का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कभी दूर ना हो, हर एक बंदे की हेल्प करना, हर एक बंदे से कोऑपरेटिव रहना, उसके लिए ये पावर आपको दी जाती है। इम्पैक्ट ऑफ द अदर पीपल प्रोफेशनल एक्टिविटी, आपके काम की जो आपके पास स्किल्स हैं, दूसरे लोगों के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट पड़े, इसके लिए आपको पावर दी जाती है। अगर इसका मिसयूज़ करते हैं तो कंपनियों में एथिकल स्टैंडर्ड जो है फेल हो जाते हैं। इन्होंने लिखे हैं काइंड्स ऑफ अब्यूज़। अब्यूज़ जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि फिजिकल का मीनिंग हो गया व्हेन पीपल हियर द वर्ड अब्यूज़ द इमीडिएटली थिंक ऑफ द अब्यूज़, पंचिंग, बिटिंग, स्लैपिंग, किकिंग, किसी बंदे को मुक्का मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को लातें मार रहे हैं, ये सब कुछ कहता हम लोग फिजिकल रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। मान लीजिए आप ड्राइविंग जो है केयरलेसली कर रहे हैं, प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, मीन ड्रिंक करके मतलब गाड़ी चला रहे हैं, आपको जिस जगह पर बिठाया गया आपको लगता है कि उतनी स्पेस आपके लिए कम है, आपको ज़्यादा जगह चाहिए, ये सब कुछ आपके अब्यूज़ में आते हैं जब आपको फिजिकल अब्यूज़ की बात की जाती है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्सुअल, मीन्स आप लोग किसी बंदे को फिजिकली किसी बंदे को तंग करते हो। इसमें लिखा हुआ है बहुत फिजिकली एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट्स, आप बंदे को जानबूझ के गलत इशारे कर रहे हो, किसी बंदे को जानबूझ के तंग कर रहे हो, किसी को छेड़ रहे हो, तो ये भी आपकी पावर है। कई बार बंदे अब्यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्बल और इमोशनल, कई बार कहता आप किसी बंदे को मुंह से बोलकर जानबूझकर किसी को तंग करो। जैसे लिखा कि माई एक्स हस्बैंड यूज द वर्ड लाइक वेपन, लाइक शेयर ऑफ ग्लास, कटिंग एंड स्लोली एम्प्टिंग माई लाइफ अंटिल आई हैड प्रैक्टिस नॉन लेफ्ट। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मेरे घर वालों ने ये किया वो किया, हम किसी को कुछ भी कर देंगे। तो ये सब कुछ अब्यूज़ हैं, ये वर्बल और इमोशनल है, जब किसी बंदे को इमोशनली तंग किया जाता है। उसके बाद मेंटल और फिर साइकोलॉजिकल, जब किसी बंदे को दिमागी तौर पे तंग करते हैं हम लोग, उसको बोल रहे हैं कि भाई ये काम नहीं करेगा तो मैं तेरे को ये मार दूंगा, तो उस मेरी जगह पे ये चीज़ नहीं लेके आएगा तो मैं तेरे को उधर से फेंक दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। मीन्स किसी बंदे को दिमागी तौर पे तंग करना, ये भी मैं हमारा फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है। उसके बाद है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, जब किसी बंदे को पावर पैसे की दिखा के तंग किया जाता है। आप बोल दो कि मेरे पास इतना पावर पैसा है कि मैं जो कुछ मर्जी चाहूँ मैं आपको भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, बंदे को अपने वश में कर लेना, तंग करना, उसको बोलते हैं पैसे की पावर से। उसके बाद हमारे पास आता है कल्चरल आइडेंटिटी, किसी बंदे को कहता इकॉनमी में उसका आइडेंटिटी, उसको बोलना है कि इकॉनमी में तेरा नाम मतलब मैं रोशन कर दूंगा, तेरे ऊपर केस लग जाएंगे, लोग तेरे को पसंद नहीं करेंगे, तेरे मैं एडवर्टाइजमेंट ऐसी कर दूंगा कि तेरा मार्केट में नेम एंड फेम जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा, लोग तेरे को पसंद नहीं करेंगे, कहीं पे तेरे को जॉब नहीं मिलेगी। कई बार ऐसे भी किसी बंदे को तंग करना, ये हमारे पास सारे जो अब्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। टिपिकल सिचुएशन ऑफ द अब्यूज ऑफ पावर और क्रिटिकल ऑफिशियल पोजीशन आर, कई बार टिपिकल सिचुएशन लिखी है। प्रोवाइडिंग इलीगल हेल्प इन अप्रोचमेंट ऑफ पर्सन टू ए जॉब, किसी बंदे की कहता किसी बंदे को जॉब पे लगाना लेकिन आपने इलीगल काम किया। इलीगल काम मीन्स बंदों को जॉब पे रखना हो अपना रख लो, आप लोग उससे पैसे लेके उसको जॉब पे रख रहे हो, या फिर अपने ही किसी फेवर वाले बंदे को आप रख रहे हो और किसी बंदे को आगे आने का चांस ही नहीं दे रहे हो, तो ये। उसके बाद अनऑथोराइज
इनहेरेंस विद द गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑफिशियल एक्ट। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए हैं, वहाँ जाके आप लोग बिल्कुल प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर रहे। इसका मतलब होता है कि आपके पास पावर है लेकिन आप बोलते हो कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, गवर्नमेंट को भी आप पीछे छोड़ रहे हो। Providing illegal benefit to the individual legal entities during the production of the droughts, publication of regulatory action, decision making, other activities। कहीं पर भी मीन्स आपको कोई काम दिया जा रहा है, कहते हैं भी आपकी जो आपके पास पावर है, जब आप उसका इलीगल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर आप लोग अपनी पावर का मिस यूज़ करते हो। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स, आपकी कंपनी के पास पैसे हैं, आप उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग रख रहे, कहीं पर भी यूज़ किए जा रहे हो लेकिन कंपनी को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो। कोई बंदा आपसे इसलिए नहीं पूछ पाता कि आपके पास पावर है। उसके बाद आप लोग जब टैक्स या कोई फीस भरनी है उसमें आप धोखाधड़ी कर रहे हो, ये भी आप बोल सकते हो कि मेरे पास पावर है, मैं जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब कोई बंदा अपने मिस पावर का मिस यूज़ करता है। इसके अलावा मैं भी कुछ और पॉइंट्स भी इन्होंने शायद लिखे होंगे। एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, व्हाट इज द नॉट कंसीडर्ड अब्यूज ऑफ द पावर ऑफिशियल पोजीशन। ऐसा कौन सा काम है, क्या था, मान लीजिए सिंपल नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन सच एज व्हेन एन एमपी फेल टू अटेंड ए विकोमा रेडा मीटिंग इज नॉट एन अब्यूज। कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई मीटिंग रख ली, बाई द वे कुछ रीजंस की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते कि उसके पास पावर है, वो नहीं से कर सकता तो कोई बात नहीं। रीजंस क्लियर हो जाते हैं, उस पर ऐसे नहीं बोलते कि उसने अपनी पावर का मिस यूज़ किया कि मेरे पास पावर है, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, तो आप लोगों की मीटिंग या करो ना करो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग मीटिंग में आते ही हैं, कोई भी एमपी वगैरह होगा, लेकिन हाँ नहीं आ पता पर्सनल रीज़न की वजह से आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसने पावर का मिस यूज़ किया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है कंसेप्ट ऑफ ब्राइबरी इज द मोस्ट सीरियस क्राइम बिकॉज इट सपोर्ट्स द अदर अनएथिकल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। ब्राइबरी एक सीरियस क्राइम बोल सकते हैं, कैन नॉट बी कमिटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। सम बिजनेस पे ब्राइबरीज टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू हेल्प देम फर्दर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनियों में जो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं ताकि हमें फर्दर कोई बेनिफिट ना हो। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आप लोग किसी यूनियन में, हम लोग पहले देखते थे पुलिस वालों को पैसे देना ताकि रास्ते में कोई बंदा हमारा चालान ना काटे, ऐसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि आप लोग रिश्वत वगैरह दे देते हो ऑफिशियल डिपार्टमेंट वालों को ताकि आपको फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी कंपनी ऐसे काम भी करती हैं। इन्होंने एग्जांपल एक लिखी हुई है, माइटली सिंपली अवॉइड पनिशमेंट बाय पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल कोर्ट्स एज ए रिजल्ट ब्राइबरी इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इज बिजनेस वर्ल्ड। आज के टाइम में क्या था, बिजनेस वर्ल्ड में कोई बंदा कोर्ट में जानबूझ के ताकि हमें कोई आगे कोई सजा ना मिले या कोई जुर्माने हमारे ऊपर ज़्यादा ना लगे, पहले ही किसी बंदे को पैसे पूसे खिला के काम खत्म कर देना, ये ब्राइबरी की एग्जांपल बोल सकते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं, बहुत सारे रीजन लिखे हैं। सम ऑफ द लिखे हैं, वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जब गवर्नमेंट आपको कहता प्रॉपर सर्विसेज दे ही नहीं रही, आप डिमांड बहुत कर रहे हो, आप क्या कहते हो गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ जाए, हम गवर्नमेंट के कुछ बंदों को पैसे देंगे ताकि हमें बेनिफिट मिलते चले जाए। लोअर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट सैलरी कम होती है कोई भी किसी बंदे की ऑफिशियल लेवल में, वो बोलता है कि मेरी सैलरी वगैरह बढ़ जाए, तो उसके लिए कहता आपने अलग से अमाउंट कहीं से इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, तो ये ब्राइबरी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगे हैं, छोटी जॉब है, पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ाने के लिए लोगों से पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग उनको पैसे देते हैं कि हमारा काम जल्दी करवा देगा बंदा, तो ये ब्राइबरी कंडीशन है। लैक ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड पे इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सिस्टम में जो हमारे पास पैसे देने की कमी है, कुछ लोग जो है गवर्नमेंट सिस्टम में पैसे जमा करवाने आते हैं, टाइम पे पे नहीं होते, तो हम लोग किसी न किसी बंदे को पैसे देते हैं भाई हमारा ये काम करवा दे। जैसे मान लो आपका चलान ही हो गया, आप खुद जाकर कर सकते हैं, आपको टाइम, आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, किसी बंदे से करवा लिया, पैसे ज़्यादा भी दे दिए, तो ये ब्राइबरी सिस्टम भी होता है कि अपना काम करवाने के लिए आप किसी को भी पैसे दे रहे हो। स्लो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन कोर्ट, आपको पता है कि कोर्ट में जो है किसी बंदे को न्याय मिलेगा बहुत लेट मिलेगा, तो वहाँ पे उस लेट तो चल रहा, बोलते हैं कि बार बार कौन जाएगा अपने पैसे देके किसी बंदे से कोई काम करवाओ, भी अपना तारीख पे तारीख डालती रहेगी, जब एमरजेंसी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग जाएंगे, तो हमें जाने की ना होता। यूज़ ऑफ द ब्लैक मनी ऑफ, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं जब वो कंपेनिंग वगैरह करती हैं, रैली वगैरह करती हैं, जितनी ब्लैक मनी को यूज़ करते हैं, ये ब्राइबरी होती है। पैसा किसी का होता है, किसी का किसी पैसा कहीं भी आता है, पूरी रैली वगैरह हो जाती हैं। पब्लिक सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन द कंट्री, जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट, मान लो आपका एग्जाम्पल कोई पुलिस वाले हो गए, तहसीलदार हो गए, या कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में पर्सन हो गए, सब लोग जो पैसे खाते हैं गौर लोगों को सर्विसेज देने के लिए, सारी कंडीशन ब्राइबरी की होती है। मोस्टली बिजनेस में ये चीज़ें भी चलती हैं। अगर बिजनेस में ब्राइबरी की कंडीशन होती है कि बिजनेस वाले अपना काम निकलवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे देते हैं, तो उस कंडीशन को माना जाता है कि कंपनी में हम एथिकल बिहेवियर नहीं है। वेस्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी विद इन विश्व, कहता है हम लोग अगर चाहें बिजनेस में चीज़ें रोक सकते हैं, किस तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले तो कहता है बिजनेस के एथिक्स जो हैं लगातार उनको अगर अपडेट किया जाए, अपडेट करने का मतलब कि
बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब हमें लगता है कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, उसको टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करोगे, लोगों को बताते चले जाओगे, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे, तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा हो सकता है। कल्चर स्टार्ट एट द टॉप। कल्चर स्टार्ट एट द टॉप का मतलब क्या हो गया, जैसे कल्चर हमारा चल रहा है हमें उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपने जो रूल बना दिया वो लगातार वो रूल आप वैसे ही चलोगे, कल्चर के लोगों को इग्नोर करोगे, वो नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट ए फ्रेमवर्क ऑफ गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी। कोशिश करो कि बिजनेस में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ कि लोगों को गिफ्ट वगैरह मिले, जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उनको सभी सर्विसेज मिले, तो बिजनेस में ऐसी जो चीज़ों की जरूरत ही नहीं होगी। अब किसी बंदे को एक चीज़ों की जरूरत है, आज का टाइम ये बोल रहा है कि सब लोगों की इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है, कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बंदे को पैसे की कमी आती है, कंपनी वाले उनको मेडिकल फैसिलिटी देना स्टार्ट करते हैं, सभी कंपनियाँ ई सी की फैसिलिटी लेके आ जाएँ, तो किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लोग कहीं से पैसे मांगेंगे नहीं। लाई डिटेचिंग टेस्टिंग, झूठ बोलने की जो टेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाए। अगर बहुत सारे लोग आज के टाइम में वैसे कहते हैं मशीनें आनी स्टार्ट हो गई, अगर उनका झूठ बोल रहा हो तो मशीन बोल पड़ती है, तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनियों में अपने आप ही कहता है ब्राइबरी का कंडीशन खत्म हो जाएगा। एसेस थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ऐसे कौन से लोग हैं जो बीच में रह के काम करते हैं, इधर का पैसा इधर, उधर से पैसा इधर उधर करते हैं, और उनको फाइंड कर लिया जाए, इन जो भी बंदे चोरी करने वाले हैं, थफ्ट करने वाले हैं, उनको पकड़ लिया जाए, तो कंपनी में कभी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी। ऑनगोइंग एम्प्लॉय टेस्टिंग, जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, आपने रख लिया कि आपको पता है बस एम्प्लॉय ठीक है, अगर उनकी भी काम करते टाइम पे भी टेस्टिंग होती चली जाए, तो कंपनी में इजी बेस पे एथिकल बिहेवियर बन सकता है। नोइंग दी रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का मीनिंग हो गया, हमें अगर उन सिचुएशन के बारे में पता लग जाए जहाँ पे हमें लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंपनी में सारे बंदे सही तो नहीं होंगे, बीच में जो बंदे गलत हैं अगर उनको ही फाइंड कर लें, तो कंपनी में एथिकल बिहेवियर जो है इजली बेस पे बन सकता है। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को रैप अप कर दोगे, रैप अप का मीन्स जो बंदे आपको ख़राब करने वाले हैं, तो कंपनी में एथिकल बिहेवियर बना रहेगा, कभी भी ब्राइबरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था आपका टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट ऐसा है पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में एक एक्ट पास किया गया। कंपनी में मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि जो मेल फीमेल लोग काम करते हैं, कई बार उनके आपस में झगड़े, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को तंग करने वाले होते हैं या वुमेन्स को तंग करने वाले होते हैं। उस एक्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया 2013 में कि अगर कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके झगड़ों को कैसे सॉल्व करवाया जाएगा। तो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ मेन डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको बोला जा सकता है, या दो नंबर में भी। सबसे पहले तो उनका ये एक्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ये एक्ट जहाँ कहीं पर भी वो ऑल ओवर इंडियन इकॉनमी जहाँ पर भी वुमेन्स काम कर रही हैं वहाँ पे सब जगह पे एक्ट पास होता है ऑल ओवर इंडिया में। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इस स्टेट को छोड़ा है, सारी ही स्टेट ऑल ओवर इंडिया में कवर है, ऑफिशियल गैजेट में इसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके पास किया हुआ है। उसके बाद इसमें आता है एग्रीड वुमेन। एग्रीड वुमेन मीन्स इन रिलेशन ऑफ वर्क प्लेस, जो भी वुमेन्स वर्क प्लेस के साथ डील कर रही होंगी, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने घरों में बैठे हो तो आप लोग इसमें हरासमेंट चल रही है। जो भी लोग लड़कियां किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी ऑफिस में जॉब कर रही हैं, उन सभी चीज़ों या फिर एम्प्लॉई हैं या नहीं है, उन सब लोगों को इसमें एक्ट में पास किया जाता है। उसके बाद आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स आप जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी में तो इंडियन की गवर्नमेंट जो होगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मान लो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट। पंजाब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में जो सरकार होगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ वर्ड समझाया ਉਹਦੇ फोर्थ लाइन 'ਚ फर्स्ट वर्ड लिखा ਡਵੈਲਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ किसका? फोर्थ लाइन 'ਚ फर्स्ट वर्ड ਡਵੈਲਿੰग ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ In relation to dwelling place or house, a woman any age who is employed in such as dwelling place or house, कोई भी ऐसी वुमेन जो किसी घरों में या किसी जगह पे काम कर रही हैं या किसी घरों को चला रही हैं, इन सबको इस एक्ट में लिया जाता है। ड्वेलिंग का मीनिंग ये होता है जो वर्क कर रही हैं या घरों को चला रही हैं, उनको सबको इसमें एक्ट में पास किया जाता है। उसके बाद आता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का हो गया लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। जैसे मान लीजिए आपके पास कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायरेक्ट किसको कंप्लेंट करनी है उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। मीन्स सबसे पहले तो कंपनी में कंप्लेंट होगी, कंपनी के बाद नहीं तो काउंसिलर ऑफिसर, काउंसिलेशन के बाद नहीं तो फिर आपका जो लोकल अदालत है उसमें जाएंगे लोग, नहीं तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिस जिला में आपकी कंपनी है, मान लीजिए लुधियाना में तो लुधियाना का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जैसे यहाँ पे एलजी बैठा है तो उसके पास आप लोग जा सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग यहीं के हैं तो आप डोमेस्टिक वर्कर होंगे, अगर बाहर के हैं तो आप लोग फॉरेन वर्कर बन जाते हैं।
एम्प्लॉय मीन्स जो भी पर्सन किसी कंपनी में अपनी सर्विसेज देके अपनी इनकम जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर मीन्स जिसके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पे द वेजेस एट द टाइम ऑफ द पेमेंट, जिस टाइम पे उसको पेमेंट देनी चाहिए वो पर्सन एम्प्लॉयर होता है। मीन जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस चला रहा होगा वो एम्प्लॉयर ही माना जाएगा। उसके बाद आता है एक्सप्लानेशन का मीनिंग हो गया कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी उसके ऊपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना, उसको एक्सप्लानेशन करना बोलते हैं, भैया आप एक्सप्लेन कीजिए भी प्रॉब्लम क्या जनरेट होगी। फिर आता है इंटरनल कमेटी, मीन्स कंपनी के अंदर ही जब किसी मेंबर को रखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन सोल्यूशन करवाएगा। मान लो एचआर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा या कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिसके पास आप डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट पहले लगा सकते हैं। उसके बाद लोकल कमेटी, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में आपका हल नहीं हुआ तो लोकल कमेटी मीन्स हमारी जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एक संस्था बनी होती है। सभी कंपनियों का एक हेड पर्सन होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में चलते हैं। एक एरिया में हमारी कंपनीज हैं वहाँ का हम बोलते हैं कि हमने प्रधान बना दिया कोई, तो अब उसके बाद जब अपनी कंप्लेंट लगाएंगे उसको बोलते हैं लोकल कमेटी। फिर आता है मेंबर का मीनिंग हो गया जो लोकल कमेटी या फिर कंपनी में जो मेंबर बना हुआ है उसको हम मेंबर बोलेंगे। फिर आता है प्रेस्क्राइब, जो रूल आपका पास किया गया ऑफिशियल गैजेट में जिसको लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेस्क्राइब। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का मतलब इंटरनल कंपनीज कमेटी में कोई नॉमिनेट मेंबर, मान लीजिए हमारी कंपनीज हैं उनमें से किसी एक मेंबर को हमने नॉमिनेट किया हुआ है कि सभी कंपनी को ये बंदा आगे लेके जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेड या फिर नॉमिनेटेड मेंबर। उसके बाद रिस्पोंडेंट का मीनिंग हो गया मीन्स ए पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीड वुमन हैज मेड कंप्लेंट। रिस्पोंडेंट मीन्स किसी लड़की ने जब किसी के खिलाफ केस लगाया होता है, जिसके खिलाफ केस लगाया है उसको हम रिस्पोंडेंट बोल देंगे। वो बंदा रिस्पॉन्स करेगा क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं आपके खिलाफ, क्यों केस लगा। उसके बाद आता है सेक्सुअल हरासमेंट का मीनिंग हमने लिखा है कि मान लीजिए आप किसी बंदे को फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट या फिर एडवांस आप किसी बंदे को बोल कर मुंह जुबानी या किसी को छेड़ के तंग कर रहे हो। उसके बाद डिमांड रिक्वेस्ट फॉर, आप किसी बंदे को डिमांड करते हो कि उसको तंग करोगे, तो कई बार ऐसा बंदा होता है नॉन वर्बल एक्शन वगैरह करता है तो उसको भी प्रॉब्लम ले लेते हैं। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, आप जानबूझ के किसी बंदे को कलर बना बना के कुछ दिखा दिखा के तंग करते हो तो ये भी प्रॉब्लम मानी जाती है। शोइंग, किसी बंदे को जानबूझ के आप कोई वीडियो वगैरह दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम आएंगे, वहाँ पर भी इसको माना जाएगा। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल नेचर, कई बार ऐसा लगे कोई ऐसी चीज़ें बोल कर किसी को दिखा कर या ना बोल चाहते हुए भी आप किसी बंदे को दिखा रहे हो तो उसको सब चीज़ों को सेक्सुअल हरासमेंट में लिया जाता है। अगर किसी बंदे को तंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर केस लगेगा। वर्क प्लेस इंक्लूड, वर्क प्लेस क्या मीनिंग हो गया, कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई पब्लिक ऑफिस, कोई नॉर्मल ऑफिस, अंडरटेकिंग, इस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशन, ब्रांच, यूनिट्स, ये सभी, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई गवर्नमेंट सेक्टर, कोई हाफ प्राइवेट हाई गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सेक्टर जहाँ पर भी कोई भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को हम लोग वर्क प्लेस में ही चलते हैं। मीन्स कहीं पर भी जहाँ पर बिजनेस चल रहे होंगे उन सभी चीज़ों को वर्क प्लेस माना जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हो गया कोई ऐसे सेक्टर्स जिनमें इंटरप्रेन्योर जनरेट होते हैं, अपनी स्किल से बिजनेस चलाते हैं। गवर्नमेंट को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता होता है कि ये बिजनेस भी इंडियन इकॉनमी में चल रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, नॉर्मल आप छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं अपनी स्किल के साथ, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वहाँ पर भी ये सारे एक्ट जो है अप्लाई होते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जो कंपनियों में ये सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है। नो वुमन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जहाँ पर कोई वुमेन नहीं है वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होगा, ऐसा होता भी नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट का मीनिंग उन्होंने ये बोला है कि अगर वुमेन और मेल एक जगह में काम कर रहे हैं तो ये एक्ट माना जाएगा, अगर है ही नहीं तो फिर वहाँ पर प्रिवेंशन करने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल सिंपल कंपनी के बाद चल रहा है। कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें लगता है कि कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको दूर करने के लिए कहता है अगर हम लोग इम्प्लाइड या फिर एक्सप्लिक्ट प्रॉमिस, कंपनियों में हम लोग कहता है प्रॉमिस लेवल पे चल पड़े कि इन चीज़ों में अगर कोई खामी आएगी तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। सब बंदों को इसके बारे में नॉलेज दी जाए क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं तो ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। एक्चुअल में बंदे को टाइम पे सज़ा मिले तो बंदा इसको दूर कर सकता है, अगर बंदे को पता है कि केस ही चलने वाला है तो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंपनी कंप्लेंट्स कमेटी, सबसे पहले तो कहते हैं मान लीजिए कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, हर एक एम्प्लॉयर की एक जिम्मेवारी होती है कि अपने वर्क प्लेस में बाय ऑर्डर राइटिंग कंस्टिट्यूट ए कमेटी टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है राइटिंग में
लिख कर वो बंदों को बता देता है कि हमारी कंपनी में ये कमेटी मेंबर्स हैं, आपको अगर लगता है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उन बंदों के पास अपनी केस जो है या फिर अपनी अपील जो है कर सकते हो। सबसे पहले काम कंपनी का होता ही है, सिर्फ कंपनी में ऑफेंस को रोकने के लिए ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है। हर एक एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी में किस बंदे को उसने नॉमिनेट किया है रिटर्न ऑर्डर में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना ही होता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो बंदा ये सोल्यूशन करवाएगा। तो उस बंदे को किसी के फेवर में भी काम करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कंपनी के बाहर का भी बंदा तुमने रखा हो तो बंदा हमेशा आपको कंपनी में न्याय दिलाने का काम करेगा। ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का मेंबर होगा, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मान लीजिए कौन होगा, जिसको हम डेप्टी कलेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जब कोई ऐसा एक जिम्मेवार पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने बिठाया होता है उसको हम बोल सकते हैं डिप्टी कलेक्टर। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ जिस एरिया में वहाँ के एमएलए, तो वहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी माना जाता है कि ये बंदा जिम्मेवार है, अगर कोई प्रॉब्लम आएंगी तो प्रॉब्लम को दूर करवाने का काम इन्हीं का ही होगा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल ऑफ लोकल कमेटी। मान ली हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसकी जिम्मेवारी होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो कंपनी में होगा उसकी जिम्मेवारी होती है कि जब भी कोई ऐसी लोकल कमेटी या कुछ भी कमेटी मेंबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन बंदा उसके रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन बंदा उसको जिम्मेवारी से कंप्लीट करवाएगा। क्योंकि हम बोलें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है वो सारे काम खुद ही कंप्लीट करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके पास ज़िले के पूरे काम होते हैं, तो अपने अंदर वो अंडर मीन्स कुछ बंदों को रखता है जिनको मेंबर बनाया होता है, वो उनकी जिम्मेवारी पहले से ही लगा के रखते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व करवाओगे। कंपोजिशन टेनर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन टू द लोकल कमेटी। जो भी लोकल कमेटी में मेंबर बनेंगे, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेवारी को उसको बनाएगा। कोई भी चेयरपर्सन जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, एंटायरमेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी बंदे को भी बना देते हैं, कई बार वुमेन को भी आगे लेके आ सकते हैं। सोशल वर्क में देखेंगे भी किस बंदे का नाम जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा सुनवाई होती है। मान लीजिए हमारी इकॉनमी में हम देखें कोई पर्सन ऐसा है जिसके लोग सुनते हैं, तो उस बंदे को आगे लेके आया जाता है। जब भी कोई मेंबर बनाया जाएगा हमेशा वो नॉमिनेट पर्सन होगा, सबको उसके बारे में नॉलेज होगी। जब भी इस बंदे को बनाया जाएगा वो नॉमिनेशन उसको जब भी ये मेंबर बनाएंगे उसको ये भी साथ में बोला जाता है कि ना तो वो कानून के बाहर जाके काम करेगा, हमेशा कानून के अंदर रह के काम करेगा। जो भी काम करने होंगे किसी के फेवर में बंदा कोई काम नहीं कर सकता, हमेशा सोशलिटी लाइफ को देखते हुए ही आगे बढ़ेगा। चेयरपर्सन जो भी पर्सन होगा उसका कोई भी कहता ऑफिस सचे ऑफिस उसको कभी भी 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं नॉमिनेट किया जाता। फाइनल फिनिश हो गया, जब भी किसी पर्सन को बनाएंगे नॉमिनेट मेंबर बनाएंगे 3 साल के लिए कम से कम उसको रखा जाएगा। जब से उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट स्टार्ट होगी उसके बाद 3 साल के लिए। अगर चेयरपर्सन लोकल कमेटी का बनता है तो अगर वायदा भी अगर कानून को तोड़ता भी है तो उसको टाइम से पहले भी ख़त्म कर दिया जाता है। कई बार मान लो किसी के फेवर में आगे बंदा काम कर रहा है तो उसको बाहर भी कर दिया जाता है। ग्रांट्स एंड ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पार्लियामेंट में चीज़ें पास करती थी, हर स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड करती है। ग्रांट प्रोवाइड करना मीन्स फंड प्रोवाइड करती है हर एक चीज़ के लिए। मान लीजिए जैसे एक्ट पास हुआ, जिन जिन पर्सन को गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती है, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो बंदे आप रखेंगे क्योंकि उनको पे वगैरह भी करना है, जितने टाइम के लिए उनका ऑफिस भी होगा उसके खर्चे भी होंगे, तो उन सभी चीज़ों के लिए फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और उनका रिकॉर्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिर मांगती है कि आप लोगों ने जो आपको हमने पैसे दिए है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के दो भी आपने कहाँ कहाँ कौन पे कौन से खर्चे किए हैं। अगर आपके पास फंड अवेलेबल होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल आपको आगे पैसे नहीं देते। उसके बाद कंप्लेंट्स ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट्स। मान लीजिए आपने कंप्लेंट करनी है तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। सबसे पहले तो कंप्लेंट का कंटेंट, किस बेस की कंटेंट है, किस बंदे ने आपको कैसे तंग किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको देनी होंगी, रीज़न क्या क्या से उसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तारीख, किस टाइम पर, रिस्पोंडेंट नेम जिसके खिलाफ आप केस लगा रहे हो, और पार्टीज वर्किंग रिलेशनशिप, किन लोगों के साथ आपके रिलेशन आपको लगता है कि उसके बंदे के किन लोगों के साथ रिलेशन में, जिन लोगों ने साथ में झगड़े में या फिर आपको तंग करने में उन लोगों की हेल्प भी ली गई, उन सभी लोगों के नाम भी आपको देने पड़ेंगे, तब जाके कंप्लेंट बनती है। आप ऐसे नहीं जो हमें कंपनी में तंग किया जाता है वो नहीं माना जाता। कंपनी में तंग कौन करता है, ऐसे कौन से पर्सन है जो हाथ में मिले हुए हैं ग्रुप बनाया हुआ जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में कंप्लेंट कंपनी में लग जाएगी। उसके बाद कॉन्सिलेशन का मीनिंग वैसे तो होता है कि झगड़ा जो हो उसको सॉल्व करवाना। ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर कंपनी हायर करती है। जैसे कि हम बोले लोकल कमेटी का मेंबर ही है जिसको नॉमिनेट कर दिया, वो कॉन्सिलेटर का ये काम करते हैं। दोनों पार्टीज को बिठाएगा, दोनों पार्टीज में सुनेगा एक तरह से क्या रीजन्स क्या हैं, किसी के फेवर में बात नहीं करता। दोनों पार्टी की सुनने के बाद
जो भी बंदे गलत होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेता है, वो पर्सन जो होता है वो कॉन्सिलेटर पर्सन होता है। इस प्रोसेस को कॉन्सिलेशन प्रोसेस ही बोला जाता है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी की जरूरत पड़े, मान लीजिए किसी बंदे ने कंप्लेंट लगा दी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई, अगर इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है दोनों पार्टी में, तो कॉन्सिलेटर ऑफिसर जो है दोनों पार्टी से इंक्वायरी भी ले सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम रहे या कोई आपको रिपोर्ट मांगी तो आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं। बाय द वे उसको लगे कि हाँ पार्टी झूठ बोल रही है, तो जो भी लाई डिटेक्टिंग मशीन्स हैं या कोई टेस्ट वगैरह हैं वो करवा के आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व करवा सकते हैं। एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, अगर कोई आपकी इंक्वायरी जो पेंडिंग है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। लोकल कमेटी को बोला जा सकता है कि हमें इंक्वायरी थी कि बंदे से हमने डाटा मांगा था, डाटा हमें नहीं मिला, तो कॉन्सुलेट ऑफिसर सीधा लोकल कमेटी को बोलेगा, लोकल कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, इंक्वायरी को कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे, टाइम पर झगड़े को सॉल्व करवाने का काम किया जाता है। इंक्वायरी रिपोर्ट का मीनिंग क्या होगा? आपके पास केस आया, जो भी कंसल्टेंट ऑफिसर होगा वो प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बनाएगा, जो बंदे ने केस लगाया, जिसके खिलाफ लगाया, कब लगाया, क्या टाइम था, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें फाइंड की गई और किस तरह से उस केस को सॉल्व करवाया गया, उसकी डिटेल रिपोर्ट जो है लोकल कमेटी के पास सबमिट की जाती है। जैसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास वो बंदा रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है, साथ के साथ जिस कंपनी में झगड़ा हुआ था उस कंपनी के एम्प्लॉयर को भी ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है कि आप में ऐसे झगड़ा होता है, उस चीज़ को ऐसे सॉल्व करवा दिया गया है। अगर फर्दर इसमें प्रॉब्लम आएंगी तो उसमें अगर पनिशमेंट बनती होगी तो पनिशमेंट भी लगवा दी जाए। ये लिखा भी है, पनिशमेंट फॉर द फॉल्स और मालसियस कंप्लेंट एंड द फॉल्स एविडेंस। अगर मान लीजिए कोई बंदा जानबूझ के गलत डॉक्यूमेंट दिखा के या फिर गलत कंप्लेंट कर देता है, उसके ऊपर पनिशमेंट भी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। पनिशमेंट डिपेंड करता है कि जो मेंबर आपके ऊपर जो आपका केस देख रहा होगा वो डिसाइड करेगा। वैसे तो हम इसमें बोल नहीं सकते, इंक्वायरी तो बुलाई जाती है। इंक्वायरी के बाद अगर मान लो मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी निकलता है, कोई गवाह आपने गलत यूज़ कर ली है, तो उस टाइम पे आपकी एक तो सर्विसेज खत्म हो सकती है, जिस जगह पे आपको काम करने हैं। मोस्टली जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, आपकी सबसे पहले तो पनिशमेंट यही होती है कि आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। अब उसमें 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। जुर्माने की बात करें तो जुर्माना भी जो बनता होगा वो कर सकता है। हाँ, अगर कोई केस ज़्यादा टफ है तो उसमें आपको जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जो केस चलेगा, वहाँ पे जो जज आपको सज़ा देंगे फिर वो सज़ा भुगतनी पड़ती। मेन जो हम बोल सकते हैं कि अगर आप लोग फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, फॉल्स एविडेंस लेके आ रहे हो, विटनेस गलत लेके आ रहे हो, तो आपकी जो जॉब होगी वो जॉब उसी टाइम पे ही खत्म कर दी जाती है, क्योंकि आपको उस कंपनी में या फिर जो जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको नहीं रखा जाता। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, किस टाइम पे कहता मुआवजा भी मिलता है। मुआवजे का मीनिंग हो गया कि मान लीजिए जिस बंदे ने कंप्लेंट लगाई है उसको प्रॉब्लम तो जनरेट होती है, क्योंकि बंदा मेंटली हैरेसमेंट बहुत होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे को मेंटल ट्रॉमा हो गया, पेन हो रही है, सफ़र कर रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, जब ऐसी कोई वूमेंस हो गई जिनको प्रॉब्लम्स हुई हैं ड्यू टू द सेक्सुअल हरासमेंट, उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो ख़त्म होता है। क्योंकि जब कोई बंदा कहीं पे काम कर रहा हो तो उसको प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, काम करते समय उसका पैसा जो ख़राब होता है, उसने केस लगाया, कहीं कहीं से पैसे लगाए, जितना भी नुकसान उसका हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अफोर्ड करने का काम भी इसी लोकल कमेटी का ही होता है कि आपको प्रॉपर कंपनी से पैसे भी दिलवाना, जिस बंदे के खिलाफ केस लगाया उस बंदे से जुर्माने करवाए जाएंगे और आपको उसका बेनिफिट भी दिलवाना। ये सारे काम जो हैं हमेशा लमसम अमाउंट या फिर इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे पे करती है। कई बार तो एक ही टाइम पे आपको टोटल पैसा देके खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आपके जो हरासमेंट हुई, आपको प्रॉब्लम्स हुई, आपको कोई बीमारी हो गई या जिसके लिए आपको सफ़र करना पड़ा, उन सभी चीज़ों के मुआवजे आपको टोटल अमाउंट में ही उस टाइम पे लमसम में मिल जाते हैं, इतने पैसे देके काम खत्म कर दिया। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, जो भी केस लगता है ये गवर्नमेंट बोलती है, इसका प्रोहिबिशन होना चाहिए कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि केस लगा उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन बना के आप मार्केट में उतार दो। कभी भी जो रिपोर्ट बनी होंगी किसी भी केस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग, उसको मार्केट में किसी को भी ना दिखाने के लिए बोला जाता है। जैसा भी केस था, जो भी उसमें था, उसका रिकॉर्डिंग सब कुछ गवर्नमेंट के पास होता है, किस तरह से सोल्यूशन किया गया, लेकिन लोगों के लिए नहीं बताया जाता कि आप पब्लिकेशन किसी को भी डाटा दिखा दो, बंदा पढ़ ले भी कैसे 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 हुआ क्या, कभी किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन, अगर बाई द वे कोई पर्सन पब्लिकेशन कर भी देता है, मान लीजिए केस हुआ, उसकी रिपोर्ट जज ने जो भी पास किया, जो लोकल मेंबर ने जो पास किया, अगर कोई बंदा इसको मार्केट में पब्लिकेशन कर भी देता है तो उसको पेनल्टीज जो हैं एडवांस में ही, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स उसकी लगती है, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा, बाद में अगर सज़ा का लायक बंदा उसको सज़ा भी दी जाएगी। जुर्माना भी जो उस टाइम पे जो मैनर डिसाइड किए जाएंगे, उस टाइम पे जो मान लो रेट चल रहा हो, जब भी केस लगेगा उस टाइम पे जो जुर्माना बनता है वो जुर्माना भी लग सकता है।
उसके बाद अपील। अपील मैंने पहली बात कर ली थी कि जिस बंदे का के खिलाफ हरासमेंट हुई होती है वो बंदा सबसे पहले लोकल कमेटी में अपनी कंपनी में ही ये सब बोलेगा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो रहा तो जिला अफसर के पास जाएगा। जिला अफसर जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे पास होती हैं, जैसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोल्यूशन नहीं हो रहा सीधा आप हाई कोर्ट में नहीं लगा आपको लगा तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपके वहाँ नीचे भी पार्टीज़ हैं, आप पहले वहाँ पे झगड़े को रजिस्टर्ड करवाइए। अगर सोल्यूशन नहीं हो रहा फिर आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप हम जाते हैं। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं? सर अपील का सेकंड पॉइंट सर। अपील का सेक्शन 14 वाला, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 वाला। सबसे लास्ट में सर्वे प्रेफर्ड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि साल बाद उठ के बोलेंगे कि ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। विद इन 90 डेज मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील करना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, 3 महीने के अंदर अंदर आप लोग उसके लिए अपील कर सकते हैं, आप केस लगा सकते हैं। टाइम पीरियड निकल गया, आप लोग खुद ही उसको नहीं आगे लेके आना चाहते तो उसमें प्रॉब्लम फिर आपको ही फ्यूचर में। उसके बाद आता है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, मीन्स मालिक होते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी? सबसे पहले तो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट सभी वर्कर को प्रोवाइड करना ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने में वुमेन भी काम कर रही हैं और मैन भी काम कर रहे हैं, उनको आप जैसे मर्जी बोलो, जिस तरह से मर्जी काम करो, कोई लड़ना नहीं है। सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप करना, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना, ये कंपनी की एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। हर एक काम को डिस्प्ले में रखना, ये भी जिम्मेवारी एम्प्लॉयर की होती है। मीन्स हम देखते हैं तो मोस्टली कंपनियों में जहाँ जहाँ पर काम होता है कैमरे वगैरह फिट होते हैं, अभी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। मान लीजिए कोई बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है तो हम लोग वहाँ से रिकॉर्ड निकाल लें, फिर एक्चुअल में पता लग जाए हाँ एक्चुअल में बंदे गड़बड़ करने वाले हैं। कंपनी में अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के रखना, ये भी ज़रूरी है। मीन्स एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कि आज एक बंदे को हायर कर लिया उनके पास दोबारा कभी उनसे बात ही ना करें। उनको टाइम टू टाइम पॉलिसीज जो न्यू है उनको पता चला जाए। अगर किसी को बंदे को लगता है कि हाँ बंदा मिस यूज़ करके कुछ भी कर लेगा तो उस बंदे को पहले ही अवेयर करते चला जाए, भाई उधर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके खिलाफ केस या फिर सजा वगैरह भी लग सकती है। हाँ जी, एम्प्लॉयर्स की बात करते हैं, उसमें एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी ये होती है कि लोकल कमेटी के पास रिस्पोंडेंट या भी जो हम अटेंडेंस है कंपनी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता चला जाए। मान लो कंपनी में कोई झगड़ा भी हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई है तो लोकल कमेटी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है। एम्प्लॉयर कभी भी किसी भी झगड़े को दबाने की कोशिश नहीं कर सकता, बल्कि उसको उजागर करके अपनी प्रॉब्लम में जो कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्यूशन करने का जिम्मेवारी उसकी होती है। जो भी वुमेंस के लिए पैनल कोड के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज़ बनती हैं, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कब जाके वो कंपनी में अपनी केस जो है लगा सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड देना। उसके बाद जो भी उसके लिए रूल्स या फिर रेगुलेशन या फिर एक्शंस जो बनते हैं कंपनी में वो सेटअप करना, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि आप लोग इग्नोर करते चले जाओगे। इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो भी एक्शंस लेने की जरूरत है वो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि बंदों को हटाना, सर्विस खत्म करना, ये सारे काम उनको जिम्मेवारी में करना होगा। इंटरनल कमेटी कंपनी में बना के रखना, जरूरी नहीं कि सीधा ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना पड़े। आपकी कंपनी में भी आप अगर झगड़े को सॉल्व करवा सकते हो उसको टाइमली पहले कंपनी में झगड़ा सॉल्व करवाओ। नहीं झगड़ा सॉल्व हो रहा तो सीधा अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास ये झगड़ा पहुँचाना ही जिम्मेवारी कंपनी के एम्प्लॉयर की ही होती है। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सबसे पहले ड्यूटीज़ आती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। जो भी कमेटी उसने बनाई होगी उसकी एनुअल रिपोर्ट बनाना, ये ड्यूटीज़ हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट मतलब जो भी कहीं पे कम फंड लगे, जो भी केस बने, उनको कैसे सोल्यूशन कराएगा उसकी जिम्मेवारी है लोकल कमेटी के पास सबमिशन होना। एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, मालिक को भी एनुअल रिपोर्ट में ऐड करना। जिस कंपनी में कोई झगड़ा हुआ था उसके मालिक का नाम भी उसमें होना चाहिए, भी कंपनी उसके एनुअल रिपोर्ट में नाम आए। जो जो भी झगड़े उसमें आए, ऐसा नहीं भी किसी भी कंपनी का नाम लिख दोगे, एक्चुअल उसका रिपोर्ट प्रॉपर होना जरूरी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू द माइनॉरिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड द मेंटेन करना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स जिस एरिया में भी कोई झगड़ा हुआ होगा वहाँ की जो सरकार होगी उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रॉपर एरिया को मॉनिटर करते रहना और इम्प्लीमेंटेशन देखते रहना भी कौन जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि वहाँ पर वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की ही होती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टेक मेजर दी पब्लिक साइज द एक्ट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि जो ये एक्ट पास हुआ है इसको पब्लिकली सब लोगों को बताना
कि भाई ये इकोनॉमी में पास हुआ है। अगर बाई द वे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इस तरह से केस लगा सकते हैं, आप इस तरह से अपना बेनिफिट उसमें से ले भी सकते हैं। पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पावर होती है, अगर वो चाहें किसी भी बंदे को बुला के जिसके ऊपर केस लगे हुए थे, मान लो जिस कंपनी के ऊपर, उनको बुला के चेक करना, प्लस उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि सच में ऐसा कुछ हुआ था और उसको प्रॉपर सोल्यूशन कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। ये सारी पावर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही होंगी। अगर कोई बंदा ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड नहीं बनाता, एनुअल रिकॉर्ड नहीं बनाता, तो उनके ऊपर उनको जुर्माने लगाना ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें कर सकती है। आगे लिखा भी है, पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अगर इस एक्ट को इकोनॉमी में जैसे लगाया गया, अगर कोई इकोनॉमी वाले पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहे या एम्प्लॉयर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर पेनल्टीज बनती हैं। वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स टू दे, अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट को अप्लाई करने में फेल हो जाता है तो उन्होंने बोला कि फाइन 50,000 रुपये तक का हो सकता है या फिर उसको कुछ सज़ा भी हो सकती है। 50,000 रुपये का जुर्माना है। आपकी कंपनी बोला गया भी एक्ट अप्लाई हुआ है, ये सर्विसेज आपकी कंपनी को होनी चाहिए, अगर एम्प्लॉयर उसको नहीं लेके चलता 50,000 रुपये का डायरेक्ट जुर्माना है। सज़ा उसके टाइम पे डिसाइड की जाएगी जब वो उसका केस ऊपर लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर पूरा कुछ पढ़ने के बाद भी ऑफेंस उसको पता है आपकी कंपनी दोबारा हो रहे हैं, तो जो भी आपकी कंपनी में ऑफेंस हुए, जो भी आपको लगता है भी आपकी कंपनी की वजह से में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपका केस आगे चला गया है, तो जिस बंदे के खिलाफ केस लगा था उसकी ड्यूटीज़ ख़त्म करना, प्लस जो भी जुर्माने लगना उस बंदे को बोलना कि जुर्माने पे करना, और जिस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं और जिसको झगड़ा होने की वजह से या फिर हरासमेंट होने की वजह से जिन चीज़ों के लिए सफ़र भी करना पड़ा था, उन सारी पैसों को पे करने की जिम्मेवारी भी जो एम्प्लॉयर की बन जाती है कि आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आए, आपको बोला भी गया था कि इस एक्ट को अप्लाई करवाओ और इसके ऊपर प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस दिखाओ कि लोग इसके आगे ना बढ़ पाएँ। अगर फिर भी कमी आ रही है तो आपको जिम्मेवार माना जाता है, आपको उन सभी चीज़ों के लिए भुगतान जो है एम्प्लॉयर को ही करना पड़ता है। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय द कोर्ट, अगर बाई द वे ऐसा हो में आप लोकल कमेटी से आपका झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा तो आप अपना कोर्ट जो है अपना केस जो है किसी भी कोर्ट में ले जा सकते हो। लेबर कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेबर कोर्ट के बाद सीधा हम लोग हाई कोर्ट नहीं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक्ट नॉट इन दी डेरोगेशन ऑफ द एनी अदर लॉ, ये एक्ट जो है इसमें किसी प्रकार का कहता और कोई रूल नहीं साथ में लिया जाता। अगर ये एक्ट जो बना हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट तो इसमें सिर्फ इसी को देखा जाएगा, बाकी चीज़ों को इसमें ऐड नहीं किया जाता। पावर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की सबसे बड़ी पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्ट पास कर दिया, उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया में अप्लाई करो। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर्स होती हैं कि इसमें अगर कुछ नया भी ऐड करें तो उसमें ऐड करके नए रूल्स रेगुलेशन बना के मार्केट में उतार भी सकते हैं। कई बार ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता है रह गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्कस करने के बाद इस एक्ट में वो चीज़ें भी पास करवा ली जाती हैं। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज मान लीजिए इस एक्ट में कोई ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिनको रिमूव करने में डिफ़िकल्टीज है, तो अगर कोई चीज़ दूर भी करनी है एक्ट में से, किसी चीज़ को खत्म भी करना है, तो ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि एक्ट जो पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगर इसमें कुछ ऐड करना है स्टेट गवर्नमेंट रेफरेंस देकर इसमें ऐड करवा सकती है, अगर कुछ हटवाना है उस एक्ट में से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, फिर जाके वो उस रूल में से सारा कुछ चेंज भी होता है। ये था आपका टॉपिक सेक्सुअल हरासमेंट का जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा हो तो पूछना हो तो पूछ सकते हैं।